नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एंशियंट हिस्ट्री का ये हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। तो यहाँ पे आज का जो हमारा पूरा सेशन होगा वो होगा वैदिक काल के ऊपर। ठीक है। तो वैदिक काल से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्चुअल लेवल पे और उसके बाद फिर मैपिंग के लेवल पे कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेज हैं जो रिलेटेड हैं वैदिक काल से और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहीं। खास तौर पे उत्तर प्रदेश के बारे में भी और उसके बाद और भी जो स्टेट हैं वहाँ में और उसके बाद फिर जो बाहर हैं वो भी। ठीक है। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ कंसेप्चुअल डेटा देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण होता है। देखिए, वैदिक काल को बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो पूर्व वैदिक काल होता है, दूसरा एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल की अगर आप बात करेंगे तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर के और 1000 बीसी तक का जाता है। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक का जाता है। उसके बाद फिर ब्राह्मण युग शुरू होता है और उसके बाद फिर मौर्य जो साम्राज्य है वो पूरा डिटेल में आ जाता है। ठीक है। तो ये एक छोटा मोटा डिवीजन था। देखिए, वैदिक लोग जो थे वो आर्य थे। इनके अगर उद्भव की आप बात करेंगे कि उद्भव कहाँ से हुआ, तो जो मान्य तथ्य है वो ये है कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, वो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। और ये तथ्य किसका है, तो ये मैक्स मुलर का है। एक बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो मैक्स मुलर ने कहा था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हुए हैं। अब उसके बाद उसमें फिर सप्त सिंधु क्षेत्र में वो आके बसे, फिर ब्रह्मावर्त क्षेत्र में फिर ब्रह्मर्षि, फिर उसके बाद मध्य देश में और फिर उसके बाद आर्यावर्त क्षेत्र में। अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो आपको सप्त सिंधु वाला जो एरिया पाकिस्तान का पूरा मिलेगा। फिर जो बगल का एरिया जैसे कि जम्मू कश्मीर है, पंजाब, ये वाला एरिया हो जाता है ब्रह्मवर्त का। फिर उसके बाद और भी उसी में ब्रह्मर्षि और मध्य देश और आर्यावर्त का ये पूरा डिटेल मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक इससे रिलेटेड कंसेप्ट है। वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी होता है। ठीक है। तो इसके बाद फिर वैदिक साहित्य के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा होगा खैर कि वो एक तो होता है श्रुति साहित्य और एक होता है क्या, स्मृति साहित्य। ठीक है। तो श्रुति साहित्य वो ये ऋग्वेद में, फिर ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ये सारे हो जाते हैं और उसी में फिर अलग अलग संहिताएं बनाई गई हैं जैसे कि ब्राह्मण संहिताएं, ये सब चीज़ें आगे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी स्मृति साहित्य जो होती हैं वो स्मृति साहित्य तीन टाइप के होते हैं, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं क्या, वेदांग कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं सूत्र साहित्य। और तीसरा जो होता है वो होता है धर्म साहित्य। ठीक है। अब यहाँ पे वेदांग, छह वेदांग होते हैं आप जानते हैं। निरुक्त है, नाम याद रखिएगा। ज्योतिष है, उसके बाद फिर क्या है, शिक्षा है, उसके बाद फिर क्या है, व्याकरण है, और उसके बाद है कल्प, और उसके बाद है छंद। सूत्र साहित्य की बात करेंगे तो आपको मिलेगा स्रोत, और फिर ग्रह मिलेगा, और उसके बाद फिर धर्म मिलेगा, और उसके बाद फिर शुल्ब मिलेगा। ठीक है। तो ये सारा है। और उसके बाद ऐसे ही धर्म साहित्य में, तो धर्म साहित्य में फिर वही मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य है, नारद है, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, देवल स्मृति है। ये सारी है। तो देवल स्मृति का जो टाइम पीरियड एक बार पूछा गया तो वो फिर गुप्ता पीरियड में रहा है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो जाननी चाहिए। इसके बाद हम मैप के बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे हैं। और पूरे मैप में हमने लेके रखा है, दो मैप आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड, जो कि वैदिक काल को पूरा आपको जितने भी प्लेसेस हैं वो सारा क्लियर करा देंगे। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले जो एक प्लेस दिया गया है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है क्या, घाली गई है ना। ये घाली गई है। तो घाली गई जो है ये कहाँ होगा, तो जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान की सीमा पर होगा। ठीक है। तो ये कहाँ होगा, पाकिस्तान में होगा। और इस स्थल से क्या मिला है, तो यहाँ से वाटिकास्म के साथ हड्डी के औजार और हस्त निर्मित मृद भांड मिले हैं। तो आप सिंपल इसको समझिए, हस्त निर्मित क्या मिला है, मृद भांड। क्लियर। कहाँ से, गाली गई हुई प्लेस कहाँ पे, पाकिस्तान में। ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट प्लेस की आप बात करेंगे तो वो आएगा कुरुक्षेत्र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। कुरुक्षेत्र ये है हरियाणा में, हरियाणा में ये प्लेस है कुरुक्षेत्र। और यहाँ से आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। देखिए, कौरव और पांडवों से ये संबंधित है, आप इतना जानते होंगे पहले से। तो कौरव और पांडव से रिलेटेड है ये। और इसी स्थान पर क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ का प्राचीनतम स्थान क्या है, तो यहाँ का जो प्राचीनतम स्थान है उसका नाम है ब्रह्म सरोवर। ठीक है। तो ब्रह्म सरोवर यहाँ का प्राचीनतम जो है स्थान है। और दूसरा जो प्रसिद्ध स्थान है वो क्या नाम है उसका, सरोवर ज्योतिषर।
नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक स्तूप भी मिला है। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से एक स्तूप भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ मतलब इस स्थान से आप कह सकते हैं कमलनुमा जो मिले हैं मनके, कमलनुमा मनके प्राप्त हुए हैं यहाँ से। और झीलों के लिए ये प्रसिद्ध है, झीलों के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज जो कि अष्टाध्यायी के बारे में, अष्टाध्यायी किसकी है? आपको याद आ रहा होगा, अष्टाध्यायी में कुरुक्षेत्र का इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, या इसका वर्णन मिलता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी कुरुक्षेत्र के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि क्या आएगा, पांचाल के बारे में देखते हैं। तो पांचाल यहाँ पे है। तो पांचाल के बारे में डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है। तो ये यूपी का प्लेस है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यूपी का प्लेस है। जखेड़ा यूपी में है। उसके बाद ये सारे भी यूपी में ही हैं। अधिकतर प्लेसेस जो हमने लिए वो यूपी के ही हैं जो इंपॉर्टेंट रहे। तो ये कहाँ पे है? ये यूपी में है। और मतलब अगर आप इसका पूरा रीजनल वो देखेंगे तो ये रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में स्थित है। और पांचाल महाजनपद के प्रारंभ में ये दो भाग थे। ठीक है। तो पांचाल जो जनपद था, महाजनपद था, उसकी दो शाखाएं थी। एक तो थी नॉर्थ की और एक थी साउथ की। उत्तरी जो पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र। और जो दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी? कंपिल। ठीक है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। वैदिक कालीन ये एक जनपद था जो कि बुद्ध युग में क्या बन गया? महाजनपद बन गया था। कान्यकुब्ज नामक प्रसिद्ध नगर इसी महाजनपद का भाग्य था। कौन सा? कान्यकुब्ज नामक जो प्रसिद्ध नगर था वो इसी मतलब आप ये कह सकते हैं महाजनपद का एक भाग था। और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पांचाल कुरु का एक संघ राज्य बन गया। ठीक है। तो ये कुछ पांचाल से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो कि है अहिछत्र। इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इसको कर लेंगे ये। हाँ, यहाँ लिख लेते हैं अहिछत्र के बारे में। थोड़ा स्पेस की कमी है। ठीक है। तो अहिछत्र, तो अहिछत्र कहाँ है? ये यूपी का पार्ट है। और वर्तमान में ये मतलब वही बरेली जिले के आसपास रामनगर के समीप है। और ये क्या था? ये पांचालों की राजधानी थी। अहिछत्र पांचालों की राजधानी थी। जो कि हमने अभी उत्तरी और दक्षिणी पांचाल को दो भाग में डिवाइड किया था। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। और आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये जो है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने इसी स्थान से यात्रा शुरू की थी। ठीक है। और यहाँ पे कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं, टेराकोटा है, गुर्जर प्रतिहार और आदि 12 प्रकार की 200 प्रकार की मुद्राएं इस तरह से यहाँ मिली हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी भी जाहिर सी बात है कहाँ का पार्ट होगा? ये भी यूपी का ही पार्ट होगा। तो ये यूपी का ही पार्ट होगा। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में किस रिवर के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे है। और कौशाम्बी की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कनिंघम ने की थी। कनिंघम ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से एक प्रस्तर स्तंभ लेख भी प्राप्त हुआ है। प्रस्तर स्तंभ लेख। ठीक है। और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ की यात्रा की थी। ये इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ह्वेनसांग की यात्रा यहाँ से हुई थी। ठीक है। और भगवान बुद्ध के समय कौशाम्बी वत्सराज उदयन की राजधानी थी। उदयन की क्या थी ये? सॉरी, उदयन की ये राजधानी थी। ठीक है। तो ये कौशाम्बी के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी। इसके बाद आप देख रहे हैं कंपिल। तो कंपिल कहाँ? ये भी यूपी में ही है और ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ये पांचाल की राजधानी थी। आपने अभी देखा जो दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी वो क्या थी? वो कंपिल या कंपिली, जो भी दोनों भी नाम इसके सही होते हैं। और ये जैनियों की पवित्र स्थली मानी जाती है। पवित्र तीर्थ स्थल उनका माना जाता है। अभी भी जैन मंदिर के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। ठीक है। तो जैन मंदिर के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। कहाँ से? कंपिल से। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमें जो मिलेगा वो मिलेगा बटेश्वर। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, बटेश्वर भी यूपी का ही पार्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये बटेश्वर है। बटेश्वर के बारे में, तो बटेश्वर यूपी के कहाँ पे है? आगरा जिले में है। ये आगरा जिले में पड़ेगा।
और यहाँ से मध्यकालीन मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है। मध्यकालीन मंदिर निर्माण की जानकारी, ठीक है। और इसी स्थल से चित्रित धूसर मृदभांड भी प्राप्त हुए। चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए? बटेसर से प्राप्त हुए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है जखेड़ा, ये भी यूपी में है और ये एटा जिले में है, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से मिली है तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं यहाँ से, और लोहे की दरांती मिली है, फावड़ा मिला है, फावड़ा और झोपड़ी, इन सब के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। तो ये पूरे मैप में जितनी भी चीज़ें थी, जैसे कि घाली गई, कुरुक्षेत्र है, पांचाल है, अहिछत्र है, कौशाम्बी, कंपिलिया कंपिली है और बटेश्वर है, जखेड़ा, ये सारे डिस्कस। उसके बाद हम नेक्स्ट मैप में देखते हैं। तो यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ है, ठीक है। इसके बाद अपने सेकंड मैप में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? दिब्बिकूट के बारे में। ये है दिब्बिकूट, ठीक है। अब देखिए दिब्बिकूट जो है ये मतलब पंजाब में भी हो सकता है और कहाँ, जम्मू और कश्मीर में भी हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ के बारे में कि इस स्थान का उल्लेख महाभारत के सभा पर्व में मिलता है, ठीक है। किस स्थान का उल्लेख? दिव्यकूट का उल्लेख, ठीक है। इसके बाद फिर कटपालन, ये कटपालन कहाँ पे है? तो ये पंजाब का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से उत्तर हड़प्पा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड, ये दोनों प्राप्त हुए। चित्रित धूसर मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि मूल स्थान है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान का पार्ट, मूल स्थान, और पाकिस्तान के मुल्तान जिले में स्थित है। और ये जो महत्वपूर्ण है, यहीं पे हिरण्यकशिपु, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था, कहाँ पे? मूल स्थान, ठीक है। हिंदी के पेपर में आरो यारो में अक्सर इसका जो सही वर्तनी का शुद्ध है वो, मतलब शब्द है, वो पूछा जाता है। और बाकी हिरण्यकशिपु का अंत किसने किया था? विष्णु के नरसिंह अवतार द्वारा ये किया गया था। तो वो सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो कि है क्या? गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये यूपी का पार्ट है, गढ़मुक्तेश्वर, है ना। हस्तिनापुर भी यूपी का पार्ट है। तो ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है। पुराणों के अनुसार यह स्थल किसका भाग था? तो यह हस्तिनापुर का भाग था, हस्तिनापुर का एक भाग था ये, ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर। और इसी स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या बात लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे मतलब स्नान पर्व का काफी विशेष महत्व है। और ये जो शहर है ये गंगा नदी के कौन से तट पर बसा है? के दाएं तट पर, ठीक है। सॉरी, गढ़मुक्तेश्वर, क्लियर। इसके बाद फिर हस्तिनापुर, ये भी यूपी के लगभग मेरठ का पार्ट पड़ेगा और गंगा नदी के पुराने तट पर यह स्थित है। इस स्थान का उल्लेख जो है महाभारत एवं पुराणों में कौरवों की राजधानी के रूप में हुआ है हस्तिनापुर। और जैन गाथाओं के अनुसार शांतिनाथ सहित, शांतिनाथ सहित तीर्थंकर, तीन तीर्थंकर होगा, तीन तीर्थंकर हस्तिनापुर से संबंधित थे, ठीक है। पुरातात्विक दृष्टिकोण की अगर आप बात करेंगे तो हस्तिनापुर एक प्रसिद्ध चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब इस मृदभांड की प्राप्ति का एक प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। और यहाँ से लोहे के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, अस्त्र शस्त्र मिले हैं लोहे के। और यहाँ से जो पंच क्वाइन होते हैं, यानी जो आहत सिक्के होते हैं, इनकी भी प्राप्ति हुई, अंगूठियाँ और ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेस है वो हम लेंगे मेरठ, ठीक है। तो मेरठ के बारे में हम डिटेल देखते हैं यहाँ पे। मेरठ आप समझ रहे हैं ये भी यूपी का ही एक पार्ट है। और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है मेरठ। और मेरठ नाम की उत्पत्ति किससे हुई? तो मारुत वन मतलब से हुई मानी जाती है। किससे? मारुत वन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है।
मेरठ के निकट ही जो आलमगीरपुर गांव था, जो हमने अपने पहले डिस्कस किया था, पुरातात्विक और हड़प्पा जो संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, सबसे पूर्वी किनारा है हड़प्पा संस्कृति का। अगर आप मृदभांड की बात करेंगे तो वही फिर चित्रित, धूसर, मृदभांड यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और यहीं से अशोक का एक स्तंभ लेख, जो अशोक का स्तंभ लेख था, वो फिरोज शाह द्वारा दिल्ली ले जाया गया था। किसका स्तंभ लेख था? स्तंभ लेख किसका था? अशोक का। और कौन ले गया था? ये ले गया था फिरोज शाह। फिरोज शाह ले गया था। कहाँ ले गया था? तो ये दिल्ली ले गया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक और तैमूर द्वारा मध्यकाल में इस नगर पर आक्रमण किया गया था। और 1857 के विद्रोह की आप बात करेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है मेरठ उसके लिए, है ना। और एक चीज और, HSRA नाम सुना होगा आपने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो प्रसिद्ध एक क्रांतिकारी थे, जिनका नाम था विष्णु चरण दुबलिश। इनका नाम था विष्णु चरण दुबलिश। ये मेरठ के ही निवासी थे। ठीक है। तो ये मेरठ से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो जानने चाहिए। क्लियर। इसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट प्लेस को देखते हैं, जो कि है अतरंजी खेड़ा, है ना। तो अतरंजी खेड़ा जो कहाँ पे है? ये भी अतरंजी खेड़ा यूपी में ही है, आप देख रहे हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एटा जिले का भाग है। और यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो कौन से रंग के हैं? वो गेरू वर्णी मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो पंचवटी है, ये महाराष्ट्र का पार्ट है। पंचवटी महाराष्ट्र का पार्ट है और नासिक जिले में है। और महाकाव्य काल का प्रसिद्ध स्थल है। महाकाव्य काल का ये क्या है? प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है। इसके बाद किष्किंधा की बात करेंगे तो किष्किंधा कहाँ पे पड़ेगा? ये कर्नाटक में पड़ेगा। और ये हम्पी के पास है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है। महाकाव्यों में इसे क्या कहा गया है? दंडकारण्य। दंडकारण्य इसको कहा गया है। कहाँ पे? महाकाव्य में। ठीक है। इसके बाद फिर इंद्रप्रस्थ के बारे में देख लेते हैं। तो इंद्रप्रस्थ कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है, आप मैप ऊपर देख ही रहे होंगे। और ये स्थल दिल्ली के पुराना किला क्षेत्र में अवस्थित है। और वैदिक काल के लोग जो थे वो यहाँ पे निवास करते थे। यहाँ से द्वितीय शहरीकरण के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो द्वितीय शहरीकरण के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। द्वितीय शहरीकरण के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और फिर वही चित्रित, धूसर, मृदभांड यहाँ से भी मिले हैं। साथ साथ उसके जो पंच कॉइन है वो भी मिले हैं। और ये स्थल जो था वो कुषाण काल में व्यापारिक मार्ग पर पड़ता था। यहाँ से दस्तकारी और वाणिज्य दस्तकारी और वाणिज्य में काफ़ी वृद्धि हुई इससे। ठीक है। और इसकी समृद्धि जो थी ये गुप्त काल तक का लगभग बन गई। क्लियर। इसके बाद एक प्लेस इसमें और बचा हुआ है, जो कि है कौन सा है? ये यहाँ पे भगवानपुर। तो भगवानपुर कहाँ का पार्ट होगा? ये हरियाणा का पार्ट होगा। और कुरुक्षेत्र जिले में ही अवस्थित है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज मिली है, जो कि 13 कमरों वाला एक विशाल अवसर 13 कमरों वाला विशाल आवास मिला है। ठीक है। कहाँ से मिला है? भगवानपुरा से। ठीक है। मतलब जो ये कहा जाता है कि किसी एक बड़े संयुक्त परिवार का रहा होगा, या ऋग्वैदिक कालीन किसी जनजाति प्रमुख का मतलब एक क्षेत्र रहा होगा जहाँ पे वो लोग रहते हैं। इस स्थल से लोहे और अनाज, इसकी मतलब कोई भी इनके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। बाकी तांबे की चूड़ियां हैं, कांच व मिट्टी के चित्रित काले रंग की मन की, ये सारे यहाँ से मिले। ठीक है। तो ये दोनों मैप में जो प्लेसेस थे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है। तो ये वैदिक काल का जो अकॉर्डिंग टू मैप एक पूरा ओवरऑल व्यू होता है, वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस